सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी ज़रूरी है मंजिल को पाने के लिए। जी हाँ, कहते हैं कि बेहतर सोच होना बहुत ज़रूरी है, कुछ कर गुजरने का जज्बा और जुनून होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उस दिशा में सकारात्मक प्रयास किए जाने भी बहुत ज़रूरी है। तभी कोई इंसान अपनी मंजिल को पा सकता है और तभी वो समाज में सकारात्मक परिवर्तन का वाहक बन सकता है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे देश में जो ऐसे अच्छे काम कर रहे हैं और सकारात्मक परिवर्तन के वाहक बन रहे हैं। तमाम ऐसे लोगों की स्टोरीज़ को समेट कर लेकर आते हैं हम अपने इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूं शहला निगार और आप देख रहे हैं हमारा ये विशेष कार्यक्रम गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। यहाँ होती हैं आम लोगों की बहुत खास कहानियाँ। ये है मिट्टी का खूबसूरत सा बर्तन। मिट्टी के बर्तन को देखकर आपको इसकी सौंधी सौंधी खुशबू और गांव की मिट्टी की खुशबू ज़रूर याद आ जाएगी। कल्पना करें कि आप किसी ऐसे गांव में पल बढ़ रहे हैं जहां सुख सुविधाएं बहुत कम हैं और जहां आप किसानों द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से झेली जाने वाली परेशानियों से अवगत होते हैं। तब ऐसे में आपके मन में क्या विचार आएगा? आपके मन में विचार आएगा उसमें कुछ बदलाव लाने का। और यहीं से शुरुआत होती है शर्मिला जैन ओसवाल की कहानी की भी। वो एक ऐसे गांव में पली बढ़ी जहां पर सुख सुविधाएं बहुत कम थीं और संघर्ष बहुत ज़्यादा थे। तब उन्होंने ठाना कि क्यों ना इसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन लाया जाए और एक मुहिम की शुरुआत की जाए। और यहीं से शुरुआत हुई ग्रीन एनर्जी फाउंडेशन की, जो कि किसानों के जीवन में बदलाव लाने के लिए काम कर रहे हैं, गांव में बदलाव लाने के लिए काम कर रहे हैं। और उनकी क्रांति का असली सितारा है बाजरा। बाजरा जो कि पोषक तत्वों से भरपूर होता है, लेकिन अक्सर उसे नज़रअंदाज कर दिया जाता है। लेकिन बाजरे को उन्होंने कैसे अपना असली सितारा बनाया और किस तरह इससे लोगों के जीवन में परिवर्तन आ रहा है, आइए देखते हैं। वर्तमान परिदृश्य में भारत आधुनिकता की ओर उल्लेखनीय प्रगति कर रहा है। चाहे खेती हो या फूड प्रोसेसिंग, इन दोनों ही कामों से जुड़कर आज कई किसानों, युवाओं और महिलाओं को सफलता मिली है। जब खेती में मुनाफा कम होने लगता है तो बाजार मांग के हिसाब से खाद्य प्रसंस्करण यानी फूड प्रोसेसिंग करने की सलाह दी जाती है। इस तरह खेत के साथ साथ तमाम फूड प्रोडक्ट्स बनाकर बेचने पर बाजार में काफी अच्छे दाम मिल जाते हैं। खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े इस काम में महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं और आत्मनिर्भर बनकर दूसरों को भी रोजगार दे रही हैं। इन्हीं महिलाओं की लिस्ट में शामिल है नाम शर्मिला ओसवाल का। हमारे जो प्रधानमंत्री जी है नरेंद्र जी मोदी, उनके हम बहुत शुक्रगुजार है कि जिन्होंने मन की बात में हमारे बारे में जिक्र किया, हमें इतना सराहा कि पूरे देश से, दुनिया से मोटा अनाज की जो रिक्वायरमेंट है, डिमांड है, वो बहुत अच्छे से बढ़ गई। मूल रूप से पुणे के अलीबाग की रहने वाली शर्मिला ओसवाल बेसिलिया ऑर्गेनिक्स नाम की कंपनी चला रही हैं। शर्मिला जैन ओसवाल ने किसानों की मदद करने, जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने और बाजरा जैसी जल कुशल फसलें उगाने सहित स्मार्ट खेती के तरीकों को लागू करने के लिए अपने एनजीओ ग्रीन एनर्जी फाउंडेशन की स्थापना की। उन्होंने अपने बेटे शुभम के साथ गुड मॉम की सह स्थापना भी की। इन्होंने न सिर्फ मोटे अनाजों की खेती के क्षेत्र में अहम योगदान दिया, बल्कि पोषक अनाजों से हेल्दी और टेस्टी फूड बनाकर देश विदेश में अलग पहचान बनाई। कभी कनाडा और कभी इंग्लैंड जैसे देशों में रह चुकी शर्मिला ओसवाल आज भारत में मोटे अनाजों की खेती और इसकी प्रोसेसिंग के लिए किसानों से लेकर महिलाओं तक को प्रोत्साहित कर रही हैं। स्वदेश लौटने के बाद आज 20 साल बाद भी शर्मिला ओसवाल किसानों के साथ बीज की क्वालिटी, मोटे अनाजों के बेहतर उत्पादन, फूड सिक्योरिटी और सिंचाई जैसे मुद्दे पर काम कर रही हैं। इतना ही नहीं, वो किसानों और महिलाओं को मोटे अनाज की खेती के साथ साथ फूड प्रोसेसिंग की भी ट्रेनिंग दे रही हैं। हमारा जो ये इनिशिएटिव है मोटा अनाज, जिसमें कुटकी, सामा, चेना, जवार, बाजरा, रागी, ऐसे सारे मोटे अनाज का हम काम करते हैं। किसानों को हम इसे बीज से लेके फाइनल प्रोडक्ट जो होता है वहाँ पे हम गाइडेंस करते हैं। जो बीज है उसमें जिंक है, अमाइनो एसिड है, आयरन है, जिससे एनीमिया चला जाएगा। क्रोनिक कंडीशंस जो है, बहुत सारे पुराने जो बीमारियां है वो भी ठीक हो जाएगी। तो ऐसे ये सारे मोटे अनाज से देश में अभी जितने भी डायबिटीज के लोग हैं उनका भी डायबिटीज ठीक हो रहा है।
आज शर्मिला के बिजनेस से महाराष्ट्र के विदर्भ से लेकर गुजरात और राजस्थान और मेघालय के किसान तक जुड़े हुए हैं। इन किसानों में एक नई उमंग भर शर्मिला ने मोटे अनाजों की खेती के लिए इन्हें प्रोत्साहित किया है। ये देखिए, इस फूड प्रोसेसिंग यूनिट में मोटे अनाजों से नूडल्स, लड्डू, सेव, नमकीन और बिस्किट जैसे कई स्वादिष्ट और रोजाना खाए जाने वाले हेल्दी प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं। इससे उन्हें अच्छी आमदनी तो होती है, साथ ही इस बिजनेस से जुड़कर दूसरी महिलाओं के जीवन स्तर में भी सुधार आ रहा है। इनके उद्यम गुड मॉम के बाजरे को स्वादिष्ट, किफायती और स्वास्थ्यवर्धक स्नैक्स की एक श्रृंखला में बदल दिया है, जो बच्चे, युवा और बूढ़े सभी को समान रूप से पसंद आ रहा है। यहाँ फूड प्रोसेसिंग के लिए जैविक विधि से उगाए गए मोटे अनाजों का इस्तेमाल किया जाता है। आज शर्मिला प्रोसेसिंग के साथ साथ खेती से अच्छी क्वालिटी का उत्पादन हासिल करने के लिए किसानों को जैविक खेती करने के लिए प्रेरित कर रही हैं। इसके लिए वो किसानों को जैविक अर्क बनाने की भी ट्रेनिंग देती हैं। शर्मिला की कहानी इस बात का ज्वलंत उदाहरण है कि कैसे नवाचार और समर्पण में भारत कृषि और खाद्य प्रसंस्करण परिदृश्य को बदल सकता है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए पुणे से रूही मलिक की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो एक महिला के जज्बे, अनाज और उससे बदलती लोगों की जिंदगी के बारे में आपने देखा। अब हम बात करेंगे हाथी की, हाथी और इंसान के बीच के प्रेम की। आप देख रहे हैं मेरे पास ये कितने खूबसूरत गजराज हैं। हाथियों का और इंसान का रिश्ता अटूट है। बहुत सारी फिल्मों में भी इसे दर्शाया गया है कि किस प्रकार हाथी इंसान की जान बचाते हैं और इंसान हाथियों पर अपना प्यार लुटाते हैं। लेकिन फिर भी ये भी एक कड़वी सच्चाई है कि बहुत सारे हाथियों की मौत जाने अनजाने मनुष्य के कारण ही होती है। ज़रूरत है कि मनुष्य हाथियों के साथ दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाए और उनकी सेवा करे, उनके साथ दोस्ताना रिश्ता कायम करे। और ऐसा ही एक दोस्ताना प्रेम का रिश्ता आपको दिखाएंगे। ये रामकृष्ण गुप्तान हैं, जो पंचायत सचिव के रूप में सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हुए हैं। और ये हैं उनकी पत्नी पारुकुट्टी, एक सेवानिवृत्त हाई स्कूल शिक्षिका। दोनों को हाथियों से बहुत प्यार है, क्योंकि उनके कुछ रिश्तेदारों और दोस्तों के पास हाथी जो थे। जब रामकृष्ण 2001 में सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हुए तो उन्होंने एक हाथी के बच्चे की तस्वीर देखी। जब उन्हें पता चला कि हाथी का ये बच्चा बिक्री के लिए है, तो दंपति ने अपनी बचत निकाली और उसे खरीद लिया। यह मेरा सेवानिवृत्ति का वर्ष था। मैंने अपना सेवानिवृत्ति लाभ लिया और उसे खरीद लिया। हम जानते थे कि अगर हम एक हाथी के बच्चे को पालेंगे तो वह निश्चित रूप से हमसे प्यार करेगा। और इस तरह अंडमान से जहाज द्वारा यात्रा करके विजय नाम का ये हाथी का बच्चा श्री कृष्णपुरम में उनके घर आ गया। दंपति ने उसका नाम नहीं बदला और वो उसे विजय ही बुलाते रहे। कहते हैं कि प्रेम तो भाव है, जिसे पालें उसी से हो जाता है। ये देखिए किस तरह ये दंपति विजय को अपना बेटा मानते हैं। अब ये 27 साल के हो चुके हैं। विजय हमेशा उनके आंगन में पारुकुट्टी से गुड़ लेकर खाते रहते हैं और परिवार के सभी सदस्य उन्हें बच्चे की तरह ही लाड़ प्यार देते हैं। हम उनसे बहुत प्यार करते हैं और उनके बारे में कभी बुरा महसूस नहीं किया। हमने अपनी पेंशन से प्राप्त आय से उसे वह सब कुछ दिया जिसकी उसे जरूरत थी। हमें पिछले 2 वर्षों से उनसे आय मिलनी शुरू हुई है, लेकिन ये सब हम इनके पालन पर खर्च करना चाहते हैं। लेकिन ये सब इतना आसान भी नहीं था। पेंशन से हाथी खरीदने के लिए समाज के लोगों द्वारा इस दंपति की आलोचना भी हुई। लेकिन अब हालात बदल गए हैं और अब गांव वालों को भी हाथी पर गर्व है। ये हाथी आसपास के लगभग सभी मंदिर उत्सवों में भाग लेते हैं। पिछले 20 सालों से घर को रेनोवेट करने की हमारी कोशिश पूरी नहीं हुई। पहले हमने सेवानिवृत्ति लाभों के साथ घर का नवीनीकरण करने का निर्णय लिया। बाद में हमने ये विचार छोड़ दिया। अब इस दंपति को अपने बाद विजय के भविष्य की चिंता है, लेकिन वो उन लोगों को मना कर देते हैं जो विजय को खरीदने के लिए उनके पास आते हैं। उनके अनुसार विजय कोई बिकने वाली वस्तु नहीं है। वो चाहते हैं कि आगे भी विजय एक लाडले बच्चे की तरह ही जिए। यहाँ हम बारिश और गर्मी हर हाल में खुश रहते हैं। हमने लाभ के लिए धन नहीं जुटाया। मैंने लाभ हानि की गणना किए बिना अपने बच्चों का पालन पोषण किया है। इसी तरह हम अपने बेटे विजय को खाना खिलाते हैं।
अपने घर में दशकों से अधिक समय तक एक हाथी को पालने वाले जोड़े की ये दिल को छू लेने वाली कहानी इंसानों और हाथियों के बीच के अनोखे रिश्ते की परिचायक है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए पलक्कड़ से अजय जॉय की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। हाथी मेरे साथी यूं ही नहीं कहते। अगर आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो वो रिश्ता आपका किस प्रकार अटूट हो जाता है, ये कहानी इस बात को दर्शाती है। ऐसी ही अच्छी खबरों के सफर को अभी जारी रखेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी मसाले हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। और अब अच्छी खबर है मेरठ के जसौरा गांव से, जहां पर तालाबों का कायाकल्प हो रहा है। और तालाबों का ये कायाकल्प यूं ही नहीं हो रहा है, खास बात यह है कि इसे जन सहभागिता से किया जा रहा है। आम लोग स्वेच्छा से अपना श्रमदान दे रहे हैं, तालाबों का कायाकल्प कर रहे हैं। तस्वीर इतनी ज्यादा बदली है कि आज यहाँ पर इन तालाबों को देखने के लिए पर्यटक आ रहे हैं। ये खबर मेरठ से है, जहां जल संरक्षण के लिए जन सहभागिता की नजीर देखने को मिल रही है। ग्रामीण तालाबों को कब्जा मुक्त कराकर उनमें फैली हुई गंदगी को साफ करवाकर तालाबों का कायाकल्प कर रहे हैं। जन सहभागिता से भागीदारी निभाते मेरठ जिले के खरखोदा ब्लॉक के जसोरा गांव में ग्रामीण प्रशासन के सहयोग से जिन इलाकों में जल स्तर काफी नीचे है, वहां पर तालाबों को पुनर्जीवित करने का कार्य कर रहे हैं। हमारा जो तालाब था पहले बहुत गंदा था और ये डार्क जोन में आता। हमारा तालाब पहले जो था डार्क जोन में था। पहले इसमें इतनी गंदगी थी, बहुत गंदगी। तो हम लोग इकट्ठा हुए एक दिन और हम पूरे गाँव लोग वासियों ने, बच्चे बड़े बूढ़े जितने भी सब थे, बच्चों ने सबने इसकी सफाई कराई। और सबसे ज़्यादा हमने प्रशासन की मदद ली। प्रशासन के द्वारा हमने इसकी सफाई कराई और अब ये तालाब बहुत अच्छा हो गया है। इसका पानी भी बहुत अच्छा हो गया है, वाटर लेवल भी इससे अच्छा हो रहा है। पहले पानी हमारे यहाँ नलों का तो गंदा आता था, नलों में भी, और इसको जब हमने साफ़ करा पूरा जोड़ को, पानी भी अच्छा है इसका, नलों का पानी भी अच्छा आने लगा है। सफाई गाँव वालों ने भी की, प्रधान जी ने भी करवाई, तुमने भी, प्रशासन ने भी कराई, सब मिलकर इस झोड़ की सफाई कराई। और इसमें बुजुर्ग भी, बच्चे भी, सब घूमने के लिए आते हैं यहाँ और सब मिलकर काम करते हैं। ये देखिए किस प्रकार ये अमृत सरोवर मेरठ जिले के लिए ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों के लिए भी देखने लायक जगह बन गया है। इस अमृत सरोवर को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, क्योंकि ये है ही बहुत खूबसूरत। तालाबों का कायाकल्प होकर अमृत सरोवर बनने से ग्रामीणों और ग्राम पंचायत दोनों को ही आमदनी हो रही है। प्रधानमंत्री जी की बात मान के ये तालाब की साफ सफाई की हमने, और तालाब और गांव में भी देखे हमने से अपने तालाब को बहुत अच्छा किया। प्रधानमंत्री जी की बात मानते भी हैं और सुनते भी हैं, औरों को भी बताते हैं। उन्होंने जल बचाने के लिए कहा, साफ सफाई के लिए कहा। ग्राम जसौरा जो खरखौदा ब्लॉक में है, जहाँ पर एक ग्राम प्रधान के इनिशिएटिव से और बहुत एक अच्छा सराहनीय कार्य किया गया। वहाँ की ग्राम प्रधान शाइस्ता जी ने जब माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात सुनी तो उन्होंने यह ठानी कि वो भी अपने गांव के तालाब का जीर्णोद्धार करेंगे। ग्राम प्रधान, ग्रामीण और साथ ही में उनके साथ में जिला प्रशासन की मदद से अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत एक तालाब का जीर्णोद्धार किया गया, जो आज तालाब सिर्फ वहाँ के ग्रामीण लोग ही नहीं यूज़ कर रहे हैं बल्कि आसपास के लोग भी वहाँ एक पर्यटन स्थल की तरह उसका यूज़ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम जन से अपील की थी कि वो अपने क्षेत्र में तालाबों का कायाकल्प करें। लोगों ने इस अपील को अपने जीवन में उतारा है।
यहाँ बड़ी संख्या में तालाबों का कायाकल्प हो रहा है और प्रशासन के सहयोग से उसे अमृत सरोवर बनाकर पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए मेरठ से संगीता श्रीवास्तव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो जन सहभागिता से कैसे तालाबों का कायाकल्प हो रहा है आपने देखा। अब आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार जन सहभागिता से युवाओं की एक टीम स्वच्छता अभियान चला रही है। खबर भिवानी के दुल्हेड़ी गांव से है, जहां पर युवाओं ने ये ठान लिया है कि इलाके को स्वच्छ बना के रहेंगे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान से प्रेरित हैं और इस जज्बे के साथ लगातार प्रयास कर रहे हैं। अपने गांव को तो उन्होंने स्वच्छ बनाया ही है, आसपास के कई अन्य गाँवों में स्वच्छता का अभियान चला रहे हैं। सुबह ही उठ जाते हैं, अपने मिशन में लग जाते हैं। किस तरह ये काम कर रहे हैं, चलिए देखते हैं। मिलिए हरियाणा के दुल्हेड़ी गांव के स्वच्छता प्रहरियों से। युवाओं की ये टीम सामूहिक प्रयास व श्रमदान की एक अनूठी मिसाल पेश कर रही है। इस गांव में कोई भी अपने घर के आसपास कूड़ा नहीं डालता। यहाँ के युवा रोजाना सुबह 4 बजे से लेकर 7 बजे तक गांव की सफाई करते हैं। गांव के भीतर और बाहर पगडंडियों पर पौधारोपण करते हैं। नतीजा आज इनका गांव इनके काम की बानगी प्रस्तुत करता है। ये शुरुआत साल 2014 से हुई, जब गांव के युवा पवन सैनी व उनके 2 साथियों ने गांव की गलियों में साफ सफाई का काम शुरू किया। धीरे धीरे ये कारवां आगे बढ़ता गया और गांव के स्कूलों के अध्यापक, रिटायर्ड फौजी, किसान सभी इस मुहिम में जुड़ते चले गए। आज स्थिति ये है कि गांव के हर घर से ट्रॉली के माध्यम से कूड़ा उठता है और गांव की सभी गलियां व सार्वजनिक स्थल साफ सुथरे नजर आते हैं। पर्यावरण के ऊपर और सफाई के ऊपर हम ये कहना चाहते हैं जी, हमारे गांव में तब से प्रधानमंत्री ने 2014 में स्वच्छता के प्रति जो स्वच्छ भारत स्वच्छ मिशन का जो अभियान चलाया था, हमने भी उसी टाइम ये प्रेरणा ले ली थी कि हम भी अपने गांव को, अपने मतलब शहर को साफ सुथरा रखेंगे। और उसके बाद हमने जो सफाई अभियान चला रखा है, उसके साथ साथ हमने पर्यावरण के प्रति भी हमने गांव में कम से कम, ये देखो आप अपने कैमरे की नज़र से दिखा भी सकते हो कि 1000 पौधे कम से कम हमने लगा दिए, जिनके अंदर हम हर साल अपने पानी के टैंकर से भी पानी की व्यवस्था डालते हैं और उनमें मोटर चलाकर ड्रिप सिस्टम भी कर रखा है, उससे भी हम उनके अंदर पानी डालते हैं। हमारे गाँव में तो ये स्वच्छता की लत जग चुकी है। हर बच्चा, हर युवा, हर ग्रामीण, यहाँ तक कि महिलाएं भी स्वच्छता के प्रति बिल्कुल जागरूक हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं, हमने ट्रॉली भी चला सकी, एक ट्रैक्टर ट्रॉली हर घर से कूड़ा उठाने के लिए। हमारे गांव में न तो कोई महिला, न कोई बच्चा, न कोई साथी बाहर कूड़ा नहीं डालता। हमारी जब भी ट्रॉली आती है स्वच्छता अभियान की, हमारी ट्रॉली उसी के अंदर ही कूड़ा डालती हैं। यहाँ बच्चे भी स्वच्छता के प्रति जागरूक हैं और बच्चे कूड़ा गली में नहीं डालते, बल्कि घर लाकर डस्टबिन में डालते हैं। इस गांव के लोगों से प्रेरित होकर अब आसपास के गांव में भी साफ सफाई करने वालों की टीम गठित होनी शुरू हो गई है, जो सामुदायिक प्रयास का एक अनूठा उदाहरण है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए हिसार से इंद्रवेश की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कहते हैं कि जन सहभागिता से मुश्किल काम आसान बनाया जा सकता है और आप देख सकते हैं ये नज़ीर बन गया है कि किस प्रकार इन युवाओं ने गांव के गांव को स्वच्छ बनाने का बीड़ा उठाया हुआ है। ऐसे ही अच्छी खबरों के सफर को अभी जारी रखेंगे। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। दादी, आज भी आपकी चाय की दुकान बंद थी? 1 महीने से बीमार हूँ, काम बंद और इलाज का खर्चा अलग। आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया? नाम सुना है, कहाँ बनवाना है, कैसे बनवाना है, इस उम्र में भाग दौड़। कार्ड अभी बन जाएगा। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें। आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें। डिटेल्स भरें। अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। बन गया। अब ठीक होकर अपने हाथ की चाय पिला दो। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी,
स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का, और अब आपको मिलवाते हैं गुजरात के राजकोट की रहने वाली मीना पटेल से, जिन्होंने आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में बड़ा कदम उठाया है और आर्थिक सशक्तिकरण की सशक्त मिसाल बनकर सामने उभरी हैं। उन्होंने पारंपरिक परिधान तैयार करने का अपना एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया और आज वो व्यवसाय आसमान छू रहा है। आज उनके बनाए प्रोडक्ट्स की विदेशों में भी मांग है। खुद तो स्वरोजगार से वो आत्मनिर्भर बनी ही हैं, अन्य महिलाओं को भी रोजगार के गुर सिखा रही हैं। ना जाने कितनी महिलाओं को उन्होंने रोजगार से जोड़ा है। कैसे संभव हुआ है, आइए आपको दिखाते हैं। अपनी 3 बहनों के साथ कांटे से बुनाई और कढ़ाई करके तरह तरह के उत्पाद तैयार करती मीना पटेल। ऊन और कॉटन थ्रेड के इस्तेमाल से ये महिलाएं रोजमर्रा जीवन में पहनने वाले पोशाक, बच्चों के कपड़े, फैंसी शर्ट्स, फोटो प्रॉप्स, बेल्ट, बैग, खिलौने, गर्मियों और सर्दियों के लिए टोपे आदि बनाकर बाजार में निर्यात करती हैं। आज मीना के साथ 500 से भी अधिक महिलाएं काम कर रही हैं। भारत के साथ साथ बाहरी देशों यानी नीदरलैंड, डेनमार्क, इटली, जापान, अमेरिका और मेक्सिको जैसे देशों में भी इनके उत्पादों की मांग है। लेकिन ये सफर इतना आसान भी नहीं था। 2013 में मीना पटेल ने कुछ अलग करने की ठानी और जो चीजें आमतौर पर घर पर ही बनती हैं, उसे ही रोजगार का जरिया बनाया। मैंने ये 2013 में स्टार्ट किया था। एक कंट्री से स्टार्ट किया था, अभी 10-12 कंट्री में जा रहा है। जैसे नेदरलैंड से स्टार्ट किया था, फिर डेनमार्क, स्पेन, इटाली, मॉरिशस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, मेक्सिको, सब जगह जा रहा है। आज मेरे पास करीबन 200 वुमेन्स हैं। अलग अलग गांव से है, अलग अलग सिटी से है, पूरे ऑल ओवर गुजरात में सब जगह से वुमन जुड़ी हुई है। मेनली एक्सपोर्ट बेस ही है और वुमन को घर से रोजगारी मिल रही है कि उसको कहीं जॉब करने के लिए नहीं जाना है, घर से ही करना है। हम सैंपल ट्रेनिंग सब घर पे ही प्रोवाइड कर देते हैं, फिर वहीं से हम यहाँ से कुरियर कर देते हैं, उसको मिल जाता है, फिर वहीं से करना है, फिर वापस उसको कुरियर कर देना है। और भी ज़्यादा कंट्रीज और बायर्स ऐड हो गए और वुमन भी इस साल का 500 का टारगेट है कि हम ट्रेन करेंगे। बहुत सारी नई वुमन जुड़ रही है अलग अलग। अभी तो मुंबई से भी अलग अलग जगह से आए हैं कॉन्टेक्ट्स, तो वहाँ पे भी वो ट्रेनिंग चल रही है। अभी नडियाद में भी एक ट्रेनिंग अरेंज की हुई है, तो वुमेन्स जुड़ रही है और ऑर्डर्स भी आ रहे हैं। तो बिजनेस तो ग्रो होगा ही, वुमेन्स को भी हम ज़्यादातर ट्रेनिंग और प्रोवाइड करेंगे। इसके लिए मीना घर पर ही महिलाओं को रोजगार देने की कोशिश करती हैं। जो महिलाएं सीखने के लिए और काम करने के लिए तैयार होती हैं, मीना उन्हें घर पर कुरियर के माध्यम से कच्चा माल भेज देती हैं। कच्चे माल से प्रोडक्ट तैयार होते हैं और महिलाएं कुरियर के माध्यम से ही मीना को बना हुआ उत्पाद भेज देती हैं। मीना के साथ काम करने वाली महिलाएं आज बहुत खुश हैं, क्योंकि इसके जरिए वो सशक्त हुई हैं, आत्मनिर्भर हुई हैं। तो देखा आपने, महिलाएं अपने हौसले और जज्बे से हर मुश्किल राह को आसान बना रही हैं, कैसे आत्मनिर्भर बन रही हैं, अन्य महिलाओं को भी स्वरोजगार के गुण दे रही हैं और साथ ही साथ सशक्तिकरण की नई मिसाल, नई इबारत भी लिख रही हैं। तमाम हमारे देश में युवा हैं जो अच्छे, सार्थक और सकारात्मक प्रयास कर रहे हैं। बच्चे भी खास कर रहे हैं, बुजुर्ग भी खास कर रहे हैं। आपसे भी अनुरोध है कि आप भी कुछ ना कुछ अच्छा करते रहिए, खास करते रहिए।
देश और समाज के विकास में अपना योगदान जरूर दीजिए। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और अच्छी कहानियों के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।